नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें पीडी 365 की पॉलिटी सीरीज में कवर करना है वो है ओसीआई से रिलेटेड, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंटेक्स्ट की। न्यूज़ में क्यों है ये, किससे रिलेटेड मुद्दा ओसीआई से आया है न्यूज़ में। देखिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है ओसीआई के जो एक ग्रुप हैं, उन्होंने मतलब नंबर ऑफ ओसीआईज ने, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने, ये होते क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। इन्होंने रिसेंटली ये सोचा कि ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो कि एक नोटिफिकेशन रिलीज करी गई थी उसको ये चैलेंज करेंगे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कुछ गिने चुने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने सोचा, होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करी कि इस होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के अंदर अगर होम मिनिस्ट्री ऐसा करने जाती है तो उसके डिसीजन को हम चैलेंज करेंगे। ऐसा क्या बोल दिया होम मिनिस्ट्री ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर? तो होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में यह चीज बोली गई कि अब जो प्रोफेशनल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, अब ये प्रोफेशनल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें आर्टिकल में बता रखा है, यहां पर देखिए, प्रोफेशनल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होंगे? या तो जर्नलिस्ट या रिसर्चर्स, और भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी जो प्रोफेशनल हो, कि वो अपनी एक्टिविटीज के बारे में होम मिनिस्ट्री को नोटिफाई करेंगे। इंडिया के अंदर अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी XYZ, मान लीजिए एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसका नाम है, ऐसा मान लीजिए आप, चांद। ठीक है, चांद एक पर्सन का नाम है। तो वो अगर एक चांद एक ओसीआई है, हमारे एग्जाम्पल के अंदर, हमारे कंटेक्स्ट के अंदर हम ले लेते हैं कि चांद एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर चांद कोई भी एक्टिविटी इंडिया के अंदर करता है बीइंग ओसीआई, तो उसको होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। इस डिसीजन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने चैलेंज करा है कि यार ये क्या बात हुई कि ऐसे हम कोई भी एक्टिविटी जो करेंगे तो हम क्या भारत से जुड़े हुए लोग नहीं है क्या? हमें अपनी सारी एक्टिविटीज को क्यों मतलब वो बताना पड़ेगा? आप तो एक तरीके से हमारे ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि एनजीओस के ऊपर कभी कभार लग जाता है कि जब वो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, तो आप तो इस तरीके से हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, एक बैनिंग प्रिंसिपल लगा रहे हो कि आप हमें बैन करने की डायरेक्टली कोशिश कर रहे हो। इसलिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ नाराज होकर उन्होंने डिसाइड करा कि वो होम मिनिस्ट्री के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करेंगे। तो आई होप आपको कंटेक्स्ट बहुत डिटेल में आराम से समझ में आ गया होगा। तो इन इश्यूज के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो बेसिकली 3 इश्यूज जो हैं वो आए हैं सामने। कि सबसे पहले तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का ऐसा बोलना है कि इस नोटिफिकेशन की वजह से जो इंडिया के डोमिसाइल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको कंपेयर करा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, ट्रीट करा जा रहा है जस्ट लाइक अ फॉरेनर। तो ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि हमें फॉरेनर की तरह ट्रीट मत करो। अभी हम सीखेंगे यहां पर कि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे होते हैं, फॉरेनर से अलग कैसे होते हैं, और ये एनआरआई से कैसे अलग होते हैं। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, 2 मिनट रुकिए। उसके बाद है क्या कि जैसे एनआरआई के लिए ना कुछ कोटा होता है, जैसे एनआरआई कोटा, जैसे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कोटा कहते हैं। तो इसके तहत जो एनआरआईज को बेनिफिट्स मिलते हैं, ये कोटा मतलब उस चीज के लिए होता है। वैसा शॉर्ट में समझ जाइए कि एनआरआईज को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास एनआरआई कोटा एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है। अब इसकी फीस कहीं ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। एग्जॉर्बिडेंटली का मतलब होता है हद से ज्यादा फीस होती है। इसको बड़े सारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का बोलना है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई फीस को जितनी आपने कॉस्ट रखी हुई है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के जो डोमिसाइल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ दिक्कत ये आती है कि उनको डोमिसाइल स्टेटस ना फिर इंडिया का मिलता है और ना तो उनको इस कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया के जो डोमिसाइल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स हैं, मुझे एक बात बताइए कमेंट बॉक्स में, ये डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि डोमिसाइल से आप इजी वर्ड में क्या समझ सकते हो। अगर आपको एक लाइन में बोलना हो कि डोमिसाइल का क्या मतलब होता है तो आप मुझे बताइए। तो इंडिया के जो डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हैं, और कौन से स्टूडेंट्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसकी वजह से डिप्राइव हो रहे हैं, इस नोटिफिकेशन की वजह से और ज़्यादा डिप्राइव होने लगेंगे कि दे आर डिप्राइव ऑफ डोमिसाइल स्टेटस बोथ इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर तो मिलेगा ही नहीं, एज वेल एज कंट्री ऑफ देयर सिटीजनशिप, जिस कंट्री की उनके पास सिटीजनशिप है वहां का भी नहीं। तो मतलब वो ना इंडिया के होकर रह जाते हैं, ना अपनी जो फॉरेन कंट्री, मतलब जो उनकी रेजिडेंट कंट्री ना उसके होकर रह जाते हैं। तो ना यहां पर उनको कोई बेनिफिट डोमिसाइल स्टेटस का, ना इंडिया के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इससे हमें दिक्कत होगी। अब एक बारी
ये सब चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर जो है स्टैटिक पार्ट इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बारी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये एनआरआई कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंडियन सिटीजन, ठीक है, एक ऐसा इंडियन सिटीजन, ध्यान से सुनना, उसने पहले ही बोल दिया कि इंडियन सिटीजन है ये, ठीक है, भारतीय नागरिक है, जो कि ऑर्डिनरीली बाहर रह रहा है इंडिया के, ठीक है, और इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करता है। दो कंडीशंस हैं दोस्तों, ठीक है, एक तो तीन है इनफैक्ट, कि इंडिया का वो सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, ये कैसे मान ले भाई हम, क्योंकि उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि वो ऑर्डिनरीली इंडिया के बाहर रह रहा है लेकिन पासपोर्ट होल्ड करता है इंडिया का, तो हुआ ना भारतीय नागरिक, ठीक है, तो ये होते हैं एनआरआईज। उसके बाद एक मिनट, अब दोस्तों बात करते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल का मेन एलिमेंट था। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 7A सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है ना, अगर इस सेक्शन 7A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत वो एक कार्ड, मतलब एक तरीके से उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब मैं इस पॉइंट में आपको यह बताना चाह रहा था कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, ये बात आप याद रखना कि इनकी सिटीजनशिप इंडिया एक्ट 1955 सेक्शन 7A के अंतर्गत इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है ना वो ये है, अब जो मैं बोलूंगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं ये इंडियन ओरिजिन के लोग ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये ना फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करके रखते हैं। तो आप आई थिंक अब मेन मुद्दा यहां पर समझ गए होंगे। एक बारी अगर मैं इन सबको इरेज कर आपको अगर एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में मेन फर्क अगर मैं आपको बता दूं तो वो क्या होगा, यहां पर देखिए, इनके पास तो इंडियन पासपोर्ट होता है, इसका मतलब एनआरआईज आर होल्डर्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट। अब सिंस दे आर होल्डर ऑफ इंडियन पासपोर्ट तो ये भारतीय नागरिक ही एक तरीके से, क्योंकि ऑर्डिनरीली रह रहे हैं ना बाहर। एक एग्जांपल बताता हूं, समझने की कोशिश करना इस एग्जांपल से, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं होता लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो क्योंकि इससे एनआरआई का टॉपिक आपका क्लियर होगा। जैसे आप ना कल को आपका यूपीएससी क्लियर हो गया, आपने लबासना वगैरह में ट्रेनिंग कर ली और फिर आप आईएएस आईपीएस की नौकरी करते हुए आपको 5 से 6 साल हो गए। आपने कहा यार मैंने तो ना सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी थी, अब मेरा मन है कि यार मैं अपनी लाइफ में और भी डिग्रियां लूं। तो आपने क्या सोचा कि आप ना एमए जो है ना या फिर एमफिल जो है, या जो जिस भी स्टेज पर आपने अपनी पढ़ाई और डिग्री छोड़ी थी, आपने कहा अब ये वाली चीज़ ना मैं बाहर से करना पसंद करूंगा किसी और कंट्री से। तो आप वहां पर चले गए और एमए से लेकर एमफिल तक पीएचडी कर आप 5 साल की छुट्टी लेकर भारत सरकार से वहां पर चले गए, मान लेते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम्पल रेलिवेंट नहीं है लेकिन आप एक समझने की कोशिश करो। अब आप पढ़ने के पर्पज से गए हो ना वहां पर, है तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट, भारत के नागरिक हो, ऑर्डिनरीली तो रह रहे हो ना बाहर एक तरीके से। तो ये ऐसे केसेस होते हैं एनआरआई के, रेलेवेंट नहीं है एग्जांपल, मतलब यहां पर ये प्रॉपर आपका एनआरआई का केस नहीं बनेगा, लेकिन एक समझ गए होगे अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का केस क्या होगा, जब एक पर्सन फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करके रखता है लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है, वो यहां पर मतलब उसके पेरेंट्स यहाँ के हैं, या हो सकता है वो पैदा यहाँ पर हुआ, बाद में वो बचपन में वहां पर चला गया, या उसके पेरेंट्स यहाँ पर थे, उनकी शादी वादी हुई और वो बाहर जाकर वो हुए, वो बाहर जाकर मतलब बॉर्न हुआ, तो इंडियन ओरिजिन का है, जड़ उसकी हिंदुस्तान की है, लेकिन पासपोर्ट उसके पास अमेरिका का, ब्राजील का, कनाडा का, किसी भी कंट्री का, मतलब बाहर इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, तो वो होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली देखने से पता लग रहा है ना कि बेनिफिट किसको ज्यादा मिलेंगे, एनआरआई को ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि बात यहां पर क्या आ गई, एनआरआई का पलड़ा भारी कैसे है, हाउ दे आर मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इनको और ज्यादा बेनिफिट कैसे मिलेंगे, बात यहां पर आ गई पासपोर्ट की और बीइंग इंडियन सिटीजन इसकी आ गई, इंडियन सिटीजनशिप की वजह से पासपोर्ट, पासपोर्ट की वजह से इंडियन सिटीजनशिप, जबकि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बात करते हैं कि इनको बेनिफिट क्या मिलते हैं, अगर कोई पर्सन एनआरआई है तो किन किन बेनिफिट्स के लिए वो एंटाइटल्ड है। तो सारे के सारे बेनिफिट जो कि दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो क्या हो गया अगर वो बाहर रह रहा है तो इंडियन पासपोर्ट उसके पास, तो हर एक बेनिफिट जो कि आपके और मेरे जैसे लोगों को जो कि इंडिया में ही रह रहे हैं परमानेंटली, हम लोग बाहर बाहर नहीं गए, इनके पास भी इंडियन पासपोर्ट है, हमारे पास भी इंडियन पासपोर्ट है,
तो बस फर्क सिर्फ इतना है, हम हिंदुस्तान में यहां पर रह रहे हैं इस टाइम पर, और वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल बेनिफिट्स जो कि इंडियन सिटीजन को अवेलेबल होते हैं वो इनको भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। कभी कभार बस ये होता है कि कुछ कुछ दे आर सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशंस, जो कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम इशू करती रहती है, कि हल्का फुल्का रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास 20 के 20 बेनिफिट्स है तो उनके पास 19 बेनिफिट्स होते हैं, 20 में से 19-20 का फर्क आ जाता है बस। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं एक बारी, ठीक है। इनके पास जो बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट इनको भी दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगा रखी है, जैसे बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट इनको दे रखे हैं। लाइफ लॉन्ग वीजा, कि ये इंडिया अगर किसी भी पर्पज से विजिट करते हैं तो लाइफ लॉन्ग वीजा है इनके पास, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, मतलब जिंदगी के किसी भी समय पर अगर ये हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो लाइफ लॉन्ग वीजा है इनके पास, और किसी भी पर्पज से अगर ये आना चाहते हैं, क्योंकि हम तो उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि जड़ तो इनकी हिंदुस्तान की है ना, तो ये चीज हमने कर रखी है। उसके बाद कि इनको हमने एक एग्जाम्पशन दे रखी है कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी टाइम तक अगर आपको इंडिया में रहना है, आपका स्टे कितना भी लंबा है, 1 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 5 साल का, आप आराम से यहां पर रहिए, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनआरआईज के साथ इनकी इक्वालिटी किन किन मैटर्स के अंदर है, ठीक है। पैरिटी विद एनआरआईज का मतलब क्या है कि क्या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कॉमन हो, तो जी हां है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड के अंदर इनको बेनिफिट्स एनआरआई के बराबर ही मिलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्क सिर्फ इतना आता है, ध्यान से सुनना, 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड, किसी भी प्रकार का फार्म हाउस या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ये खुद इनके पास ये कितने भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, ये यहां पर खरीदना इनको अलाउड नहीं है कि आप भारत के अंदर एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को नहीं खरीद सकते। लेकिन यहां पर भी एक विंडो ओपन कर रखी है भारत की सरकार ने कि ये इनहेरिट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इनहेरिट कर सकते हैं किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि इंडिया के अंदर रेसिडेंट हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई रिश्तेदार है या कोई फैमिली पर्सन है, या फिर मान लीजिए कि आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आपका कोई चाचा है, कोई मौसा जी है, जीजा जी है, कोई भी अगर बाहर रहता है और वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके पास फॉरेन पासपोर्ट है अवेलेबल। तो अगर आपका यहां पर कोई खेती बाड़ी अवेलेबल है ना, जैसे यूपी की साइड, एमपी की साइड आपका कोई खेत है, अगर आप फिर वो उनके नाम करना चाहते हो, या फिर अगर और क्लोज एग्जांपल लें तो आपके कोई बड़े भाई हैं जो कि अभी तक शादी करके भाभी के साथ बाहर रह रहे हैं, और फिर जो प्रॉपर्टी है पापा की, आपके जो खेत है अगर उनके, फिर उनको वो दिए जा रहे हैं फादर के बाद कि आपको और आपके बड़े भाई को मिले, तो बीइंग अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो इनहेरिट कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से जो कि रेसिडेंट हो इंडिया के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर जो हमने केस डिस्कस करा, कौन है? आपके फादर है ना रेसिडेंट इंडिया के अंदर, ये चीज। फिर इनको इंटर कंट्री अडॉप्शन करना भी अलाउड है इंडियन चिल्ड्रन का, ठीक है, कि जैसे ये रह तो बाहर रहे हैं लेकिन इस देश से अगर कोई बच्चा अगर ये अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दे आर अलाउड। उसके बाद कुछ प्रोफेशंस वगैरह अगर ये परस्यू करना चाहते हैं ना, मतलब इंडिया में अगर डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की पढ़ाई अगर ये करना चाहते हैं तो इस तरह के प्रोफेशन जो है परस्यू करने से इनकी कोई रोक नहीं लग रखी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल्स के साथ, जैसे जो हम लोग हैं जिनके पास, जो हम लोग परमानेंटली यहाँ पर रह भी रहे हैं और इंडियन पासपोर्ट अवेलेबल है, इनके साथ इनकी पैरिटी कैसे है, हमारे साथ इक्वलिटी कैसे है इनकी, मतलब यहाँ पर बात एनआरआई की नहीं हो रही है, इस वाले पॉइंट के अंदर बात हो रही है इंडियन नेशनल्स की बात हो रही है, कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, रेगुलर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो किस किस चीज में इनको पैरिटी दे रखी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो इनको लूट लिया जाएगा। लूट लिया जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि जो फ्लाइट के जो खर्चा होता है, प्लेन वगैरह की जो टिकट होती है, जितने के लिए हमारे के लिए उतनी इनके लिए होती है। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर इनको कहीं पर भी करना है, जैसे मतलब मान लीजिए मैं यहाँ से दिल्ली से मान लीजिए कि मैं यहाँ पर तमिलनाडु के लिए एक फ्लाइट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम वाइजैक के लिए मैं एक फ्लाइट ले रहा हूँ, तो डोमेस्टिक ट्रैवल मैं कर रहा हूँ तरीके से, या फिर ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ से जा रहा हूँ, तो इनके लिए भी वही सेम चार्जेस, सेम टिकट लगती है। और अगर हम लोग जैसे भारत में कहीं पर भी किसी नेशनल पार्क, म्यूजियम वगैरह जाते हैं तो जितनी फीस अगर हमें देनी पड़ती है, 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, तो इनके लिए भी सेम फीस होती है, ठीक है। जबकि फॉरेनर्स के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंस है, लोग जानते नहीं है कि मतलब एक तरीके से प्रॉपर कि एक इंडियन नेशनल, एक एनआरआई, एक फॉरेनर और ओसीआई के बीच में फर्क क्या होता है। तो आई थिंक आज आप सारे फर्क जान गए होंगे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जितने रिक्वायर्ड है। अब सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये उठता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई पर्सन
इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकता है अगर वो एनआरआई है। तो एनआरआई के केस में तो पहली बात है, राइटर ये कह रहा है, देखो कितना अच्छा आंसर दिया इसने, कि यहां पर तो सवाल उठता ही नहीं है इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। क्यों भाई? क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इंडिया का सिटीजन है। क्यों है? अगर आपसे कोई पूछे तो आज के बाद आप बोलना कि यार मुझे एक चीज सिखाई गई है कि इनके पास पासपोर्ट होता है, ठीक है, और इंडिया का पासपोर्ट होता है। उसके बाद ओसीआई कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप, ये इंटरेस्टिंग है। देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये वाला, ये यहां पर देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसके अंतर्गत ये सेक्शन 7A के अंदर ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड होते हैं ना। तो कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड है एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अगर वो 5 साल के लिए एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्ड करके रखता है, और जब उसने एप्लीकेशन दी ना सरकार को कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता हूं, तो उस एप्लीकेशन को देने से पहले वो 5 साल का ओसीआई कार्ड होल्डर होना चाहिए, और इसके अलावा वो 12 महीने तक सरकार को प्रूव करके दे कि वो ऑर्डिनरीली हिंदुस्तान में ही रिसाइड कर रहा था। तब सरकार उस पर्सन को एलिजिबल कर देती है कि हां जी भाई साहब, बहन जी, आप एक्वायर कर सकते हैं भारत की सिटीजनशिप। समझ गए? 2 कंडीशन है। देखो कंडीशन वैसे लास्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही है कि पर्सन को एक एप्लीकेशन देनी है कि मुझे इंडिया का नागरिक बना दो। अब इंडिया का नागरिक बना दो, ये एप्लीकेशन जो है उसको देने से पहले राइटर हमें ये कह रहे हैं कि 2 कंडीशंस इनको प्रूव करनी पड़ती है। ओसीआई की बात हो रही है यहां पर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को 2 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ती है। पहली कंडीशन ये होती है कि 5 साल के लिए वो ओसीआई कार्ड होल्डर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, एप्लीकेशन देने से पहले सरकार को ये प्रूव कर दिया जाए कि जब हमने एप्लीकेशन लगाई है ना, जैसे मतलब मान लीजिए कि 1 जनवरी को मैंने 1 जनवरी 1 जन 2022 को मैंने एप्लीकेशन लगाई है, तो मुझे सरकार को यह प्रूव करके देना पड़ेगा कि 1 जन 2021 से लेकर 1 जन 2022 तक मैं ऑर्डिनरीली इंडिया का ही रेसिडेंट बनकर रहा हूं, मैं इंडिया में ही रिसाइड कर रहा था। यह कंडीशन प्लस 5 साल का ओसीआई कार्ड होल्डर मैं होना चाहिए, ठीक है, यह चीज है। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहां पर, जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का मतलब ये हमें पता ही होना चाहिए, इंटरेस्टिंग तो सब कुछ ही है। जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से 11 जो है वहां पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करी गई है। जो हम बार बार एक्ट बोल रहे हैं ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 1955, देखो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, बर्थ के बेसिस पर सेक्शन 3 में बोल रखा है, डिसेंट के बेसिस पर सेक्शन 4, सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, और नेशनलाइजेशन सेक्शन 6 के बेसिस पर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे 2 चीजें कमेंट बॉक्स में बताइए, ये डिसेंट का मतलब क्या होता है और नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे वो कह रहा है ना कि सिटीजनशिप एक्वायर करी जा सकती है इन सब के बेसिस पर, बर्थ मुझे समझ में आता है, रजिस्ट्रेशन में करवा लूं मुझे समझ में आता है, लेकिन ये डिसेंट और ये नेशनलाइजेशन क्या होता है, ये जरूर से बताना कि ये डिसेंट प्लस नेशनलाइजेशन होता क्या है, क्या फर्क होता है। उसके बाद 3 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कि एक पर्सन अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देगा, खुद छोड़कर, या टर्मिनेट हो जाए, या वो उससे डिप्राइव कर दिया जाए, ठीक है। और ये जो कंडीशंस होती हैं ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लक्ष्मीकांत में वैसे भी पढ़ते ही होंगे, क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। ये आप लक्ष्मीकांत से, ये वाला पार्ट जो है ना दोस्तों, या जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है ना, इसको फटाफट आज के आज ही ना लक्ष्मीकांत से खत्म कर लेना, ठीक है, लक्ष्मीकांत से आप फटाफट इस चीज को खत्म कर लेना। तो ये चीज हमने कवर करी। उसके बाद लास्ट पॉइंट और रह गया यहां पर, सिटीजनशिप ना एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टाइम टू टाइम ना पावर देती रहती है स्टेट को, राज्य की सरकारों को, कैसे, गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब वैसे तो वो ये बोल रहा है कि सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन राज्यों के पास भी कुछ कुछ पावर होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन देता है? एमएचए का मतलब है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देती है, ठीक है। जैसे रिसेंटली हमारे देश में 5 राज्यों की 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ये एम्पावर करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको ये बोला कि वो सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं कुछ कुछ एप्लीकेंट्स को जो कि अफगानिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं, बांग्लादेश से भारत आना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं, कि आपको हम एक लिबर्टी दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं
कि यू आर एम्पावर्ड टू ग्रांट सिटीजनशिप कुछ कुछ एप्लीकेंट्स के लिए जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं। ऐसा एक मुद्दा आया था करंट अफेयर के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए सेक्शन 16 सिटीजनशिप एक्ट 1955 का इस्तेमाल करते हुए ये वाली पावर उन 5 राज्य को, उन 5 स्टेट्स को दे दी थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। और वैसे ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, इसका मतलब स्टेट लिस्ट नहीं और कंकरेंट लिस्ट नहीं, दोनों मिलकर भी पावर नहीं बना सकते। स्टेट को पावर जाती है सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए कि जब मैं पावर दूंगा स्टेट को, और कौन सी स्टेट को दूंगा, क्यों दूंगा, दूंगा भी कि नहीं दूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं कौन हूं यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये चीज बता रहा हूं आपको। तो आई होप आपको आर्टिकल ये समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।